एंशंट हिंदू टेक्स्ट में आश्रम सिस्टम की फिलॉसफी आती है। उसके हिसाब से किसी भी इंसान की टोटल लाइफ स्पैन को 4 स्टेजेस या क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया है। ये स्टेजेस हैं: पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वन प्रस्थान आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। इन 4 स्टेजेस से जीवन के 4 पुरुषार्थ लिंक्ड हैं, या ये कहिए लाइफ के 4 मेन गोल्स: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म की पूर्ति होती है थ्रू लर्निंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉरल्स एंड ड्यूटीज़। अर्थ को अटेन किया जाता है बाय एक्वायरिंग नॉलेज एंड वर्किंग फॉर वेल्थ जनरेशन एंड अपकीप ऑफ लाइफ। काम का ध्येय मैरिज, फैमिली एंड सोशल लाइफ में सेटल होकर अचीव होता है। और मोक्ष की तरफ इंसान बढ़ता है जब मटीरियल प्लेजर से ऊपर उठकर एक सिंपल, पीसफुल, स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाया जाता है। लाइफ के फर्स्ट 2 स्टेजेस में धर्म, अर्थ और काम का इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन मोक्ष के साम्राज्य का द्वार इतनी जल्दी नहीं खुलता। ये एक डीप इंटरनल क्वेस्ट है, एक अनलर्निंग एंड रिकग्नाइजिंग ऑफ द ट्रू सेल्फ। और इसलिए ब्रह्मचर्य एंड गृहस्थ के बाद करीबन आधा जीवन पार करने पर एक मिड लाइफ ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। मॉडर्न टाइम्स में हम 40th बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं एज वी एंटर आर मिड लाइफ। और इंक्रीजिंगली मैंने नोटिस किया है कि इस फेज़ में आने पर कई लोग एक सोल सर्चिंग जर्नी या आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं। तो इस लेस नोन लेकिन इम्पॉर्टेंट लाइफ फेज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो हैं मिस्टर विशाल आनंद शर्मा। विशाल जी ने खुद भी इस मिड लाइफ ट्रांजिशन को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया और एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की। ये कई सालों से एक प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल रहे हैं और पैंडेमिक के बाद अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इनमें साइकोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट जागा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में ट्रेंड विशाल जी करंटली अपने काउंसलिंग एक्सपर्टीज से दूसरों को भी माइंडफुलनेस एंड मेंटल वेलबींग डेवलप करने में गाइड करते हैं। तो चलिए लेते हैं कुछ विजडम इनकी जर्नी से। हेलो, नमस्ते। मैं हूं मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। वेलकम विशाल जी, वेलकम टू विस्परिंग विजडम। थैंक यू, नमस्कार मोनल जी, और धन्यवाद आपका जो मुझे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाने के लिए। आप प्लेजर एज वेल। तो आपने बहुत सही शब्दों में इसको परिभाषित किया कि धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये चारों जो चीजें हैं, पुरुषार्थ के जो 4 मूल आरोग्य हैं, उनके बारे में आपने बहुत अच्छे से इसको शुरुआत दी। और वास्तव में ये जो चारों ही चीजें हैं और उसके अलावा जो आपने जैसा मेंशन किया, जो ब्रह्मचर्य है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद वानप्रस्थ आता है, उसके बाद संन्यास आता है। तो हमारे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसका बहुत अच्छे से, और इसका अपना एक सिग्निफिकेंस भी है। बिल्कुल। हम जिसकी अब बात कर रहे हैं, लोग बाग थोड़ा बहुत भूल जाते हैं अपनी इस जर्नी में धीरे धीरे, या उनकी परिवार से वो उसको ऐसा नहीं मिल पाता, वो सोचते हैं ये सब इतना इनसिग्निफिकेंट है कि उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपनी लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते। जी, यही जो हमने ये विषय आज का लिया, जो सब्जेक्ट है मिड लाइफ ट्रांजिशन का, और ये सभी की लाइफ में, मतलब इट इज इनएविटेबल, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, सभी की में रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। थोड़ा बायोलॉजिकल चीजें डिफरेंट हो सकती है, बाकी सबकी वही एज लाइफ जर्नी तो वही चलती है। तो इसके बारे में जब से मैंने काउंसलिंग स्टार्ट की, जब से मैंने अपने आप को साइकोलॉजी और इसको पढ़ना स्टार्ट किया, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, और लोगों से इस बारे में बात की, कुछ मैं अपने शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ, तो कुछ लोग कनेक्ट करते हैं, डीएम करते हैं, और मेनली जो उनका कंसर्न होता है वो वही होता है कि दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग, लाइक मतलब इन टर्म्स ऑफ वेल्थ दे आर नॉट डिप्राइव्ड, वो कोई कमी नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं आके स्टक हो गए।
राइट। तो ये कई एग्जाम्पल्स जब मेरे को सुनने में आए, मैं कनेक्ट कर पाया कि ये मिड लाइफ ट्रांजिशन वाला जो फेज है, इसमें सभी लोग धीरे धीरे आते हैं। जो आज 20s में है वो भी कल को आएंगे। बिल्कुल। तो अच्छा है, पर आजकल जो चीजें हो रही है वो थोड़ी उम्र से पहले भी हो जाती है। मतलब पहले का टाइम डिफरेंट था, अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। जो यंग जनरेशन है वो नॉलेज उनमें बहुत है, हाँ, एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बाय द टाइम बस। ही आएगा। तो यहीं पे डिफरेंस आता है उनकी जो परसेप्शन है, दृष्टिकोण में। और हम भी जब यंग थे, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये सारी चीजें, सिर्फ इतना था कि 20s में जब स्कूल में थे तो अच्छे कॉलेज में जाना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मेरी मदर फादर दोनों ही एजुकेशन में रहे। और एक अगर मानूं तो एक सामान्य इस तरह का जो फैमिली रहता है, उसमें मैंने अपने दादाजी दादी जी सभी को देखा, मतलब पूरा फैमिली। और मेरे पापा मेरे को डॉक्टर बनाना चाहते थे। अच्छा। और मैं तो नहीं बन पाया, सीधी सी बात है। और इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देता या किसी परिस्थिति को दोष नहीं देता। उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरे चीजें, मेरे को रिसोर्सेस सब दिए थे। उन्होंने अच्छी कोचिंग करवाई, मेरे को घर से बाहर भी भेजा, बोर्डिंग में रखा। उस वक्त भी वो एक ट्रांजिशन था 12th से। जब आप 12th में जाते हैं और 12th से आप कॉलेज वाले थ्रेश होल्ड पे खड़े होते हैं, राइट। आपके दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होती है कि क्या होगा। पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा था। मैं उस वक्त को कोप नहीं कर पाया। मैं पढ़ाई यूं कहूं कि बहुत टॉप नहीं था तो उतना खराब भी नहीं था, पर मेहनत उतनी नहीं की, देखिए, आई कन्फेस। तो और जिसका मतलब आशा थी वही हुआ कि नहीं हुआ, मैं क्रैक नहीं कर पाया मेडिकल एंट्रेंस, और फिर मैं आगे बढ़ गया। तो ये एक ट्रांजिशन था, वो एक ट्रांजिशन था, और अब एक ट्रांजिशन है। बिल्कुल। अगर मैं मेरी भी बात कहूँ तो विशाल जी, कई बार सर्कमस्टांसेस भी सारे सही होते हैं, एज इन रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, तो भी लाइफ आपके लिए क्या प्लान करती है, दैट इज़ मच लार्जर देन व्हाट वी प्लान फॉर आवरसेल्व्स। और इसलिए ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लाइक इवन आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़, आई मीन टॉप 10 में रहती थी, फिर भी ऐसा हुआ कि 12th की एग्ज़ाम में, एक्चुअली आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट आर्ट राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, और मैं आर्ट कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल में बहुत पार्ट लेती थी। मुझे साइंस भी उतना ही पसंद था और आर्ट भी उतना ही पसंद था, एंड मैं तो मानती हूँ दोनों दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सो 12th में साइड से एग्ज़ाम दे रहे थे, एंड कॉलेज एक्चुअली हमारा डिप्लोमा कोर्स था 5 years का, फाइन आर्ट्स में, वो भी कर रही थी। बट डेस्टिनी कि क्या हुआ पता नहीं, लेकिन 12th की वो जो 12th फेल है ना, वो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। हम सेपरेटली एग्ज़ाम दे रहे थे, तो हम 3 फ्रेंड्स थे जो फाइन आर्ट्स भी कर रहे थे। वो तो पढ़ाई से बचने के लिए फाइन आर्ट्स कर रहे थे, और मैं जेन्युइन पैशन से कर रही थी। और स्कूल में से ये बोला कि कोई एक फेल हो गया, तो वो दोनों, बिकॉज दे वर नॉट वेरी गुड इन स्टडीज़, तो वो ये दोनों ये डर रहे थे कि हम दोनों में से कौन है। मेरा तो एक्सपेक्ट ही भी नहीं कर सकते थे, बट इट हैपेंड दैट, और वो भी थियोरेटिकल एग्ज़ाम में, बीए में। बट आई थिंक जो भी हमारी डेस्टिनी लाती है, वो उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस होते हैं जो उस टाइम पे नहीं दिखते हैं। सो यस, फॉर मी ट्रांजिशंस वर लाइक वेरी, बहुत जल्दी बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली विच वर अनएक्सपेक्टेड। तो आई थिंक उससे भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जल्दी मिल गए। सो दैट वाज लाइफ्स गिफ्ट टू मी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा विशाल जी, यूजुअली कोई लाइफ सिचुएशन, कोई बड़ा चेंज, मे बी करियर चेंज या डिवोर्स या किसी की डेथ या कोई सिग्निफिकेंट बर्थडे, इस तरह के कोई इवेंट से मिड लाइफ क्राइसिस ट्रिगर होता है, कोई ट्रिगर पॉइंट कई बार होता है। तो क्या आपके लिए भी इस ट्रांजिशन का कोई ट्रिगर था? जी हाँ, मेरा ट्रिगर था कि मैं आई वाज एट टॉप ऑफ माय, लाइक इन दिस ट्रेजेक्टरी in 2014. So then I thought that what am I doing? I was not 40 at that time, but now I have crossed 45. तो उस वक्त मुझे लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने बहुत काम कर लिया, टेलीकॉम में था, कॉर्पोरेट में एक अच्छी जॉब, अच्छा पैसा मिल रहा था, और प्रमोशन भी धीरे धीरे हो ही रहे थे, और परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
लोग बाग मेरे को चाहते थे कि भाई मैं उनके यहाँ पे काम करूं, सर्कल्स होते थे उसमें, तो लोग बाग रिकमेंड भी करते थे कि यार विशाल को ले लो, ये कर लो। बट उस वक्त मुझे को ऐसा लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, आई शुड बी डूइंग समथिंग एल्स, हम्म। बहुत हो गया ये। तो मैंने अपना वो जॉब छोड़ने का फैसला किया। अच्छा। वहां से फिर मैंने कुछ अपना स्टार्ट किया। मेरे पास दिशा ही नहीं थी कि करना क्या है, वो वर्कआउट नहीं हुई चीजें। और उसके बाद मुझे लगने लगा कि मेरा डिसीजन गलत था। वो एक ट्रिगर था हम्म। जब मैं 6 महीने मतलब सब कुछ करके और कुछ नहीं कर पाया। वही था कि यार मैं ठीक था वहां पे और मैंने जॉब छोड़ दी, अभी उतना पैसा भी नहीं आ रहा। तो एक वो ट्रिगर था आगे का कि भाई अभी लाइफ में अब तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मतलब अब तो चैलेंज है, अब तो इसको या तो छोड़ना है या फिर आप आगे बढ़ना है। वो साल कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहे टिल 2018-19 समझ लीजिए। ये कोविड बहुत चैलेंजिंग रहे। मैंने स्टार्टअप्स में काम किया और क्योंकि उस वक्त मतलब ऑलमोस्ट मेरे अकाउंट्स, मेरे लिक्विडिटी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मैंने बहुत सारा ट्राई किया था अपना कुछ स्टार्ट करने का। फिर मैंने सोचा ऐसा ही क्यों, तब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था चीज़ों को लेकर, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, मतलब कोई पर्पस ही नहीं है, मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया अभी, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं और पीयर प्रेशर कि लोग बाग आगे बढ़ गए मेरे साथ जो थे उस वक्त। तो ये एक सारे ही एक तरह से उस ट्रांजिशन को ट्रिगर कर रहे थे। हालांकि जैसा कि अलग अलग स्टडीज में मिड लाइफ ट्रांजिशन को बताया कि 40s के बाद स्टार्ट होता है, पर मेरा कुछ मुझे लगने लगा कि जल्दी था। तब मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था कि ऐसा कुछ मिड लाइफ और इस तरह का कुछ रहता है। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट। वो एक ट्रिगर था कि आप जॉब में सेटिस्फाई महसूस नहीं कर रहे थे, एक वेल स्टैब्लिश्ड जॉब था, पर आपको लगने लगा था, मेरे को लगने लगा था कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने क्या अचीव किया इतने सालों में। मतलब उस वक्त पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसे से रिलेटेड नहीं था, फुलफिलमेंट नहीं था। बहुत कर लिया, फिर भी ऐसा लगने लगा इट्स नॉट इनफ काइंड ऑफ थिंग। मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगा था। उस वक्त समझ में ही नहीं आता था कि ये सबकी अपनी जर्नी होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो क्रोनोलॉजी चलती है आपकी, आप कैसे आगे बढ़ते हैं। हर किसी का स्टेशन डिफरेंट होता है, हर किसी की ट्रेन का टाइमिंग डिफरेंट होता है। वो समझ में नहीं आता था उस वक्त। मुझे लगता था कि नहीं, सब आगे बढ़ रहे हैं, मेरे को ही क्यों नहीं जगह मिल रही है इस ट्रेन में। पर मेरी ट्रेन तो दूसरे स्टेशन से दूसरे टाइम पे जानी थी। बिल्कुल। तो ये चीजों को समझने में मेरे को बहुत वक्त लग गया सोनल जी। आप देखिए 2015 से लेकर 2019 तक का टाइम, ये जो टाइम लगा था मेरा, ये बहुत टाइम लगा इन चीज़ों को रियलाइज होने में। उसके बाद मैंने एक मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, एक्वेंटेंस में डॉक्टर हैं वो, एंड उन्होंने मेरे को विपश्यना के बारे में बताया। अच्छा। विपश्यना, आनापाना मेडिटेशन के बारे में कि आप विशाल जी इसे करिए। उन्होंने खुद ने मेरे को मेंटर किया और टाइम टू टाइम मैं अभी भी उसमें ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। फिर मैंने वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और जब ये कोविड में लॉकडाउन हुआ तब मैंने पूरी तरह से इसको प्रैक्टिस किया। अच्छा। इवन वाइफ ने भी इसको प्रैक्टिस किया मेरे साथ। अरे वाह। इसमें नहीं थे क्योंकि उनको डर लगने लगा था उस कंडीशन में। मैंने कहा कि ये करो आप मेरे साथ बैठ के। तो उस वक्त मैंने इसका पोटेंशियल जाना और वास्तव में इसको समझा कि ये जो ट्रांजिशन है ये कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं, बजाय इसके कि उनको फियर, उनको डर या फिर कोई एंजाइटी के साथ जीना है। वो एक नॉर्मल माइंडसेट होता है ये। मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा अगर किसी को एंजाइटी हो रही है, नर्वस हो रहा है तो, क्योंकि ये हमको समझाने वाला कोई नहीं होता है उस वक्त जब हम ढूंढने जाते हैं। और दूसरा रीजन है कि हम अपने आप को एम्प्टी करना नहीं चाहते। लर्न करने के लिए अनलर्न करना जरूरी होता है पहले। अगर मेरे को लगेगा कि मैं तो बहुत कुछ कर चुका, मेरे को कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, मुश्किल होता है। पर फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरे को अभी जो जाना वो डिफरेंट था। मैं जो जानता हूँ उससे ज्यादा लोग जानते हैं और मेरी पूरी
यूनिवर्स में जो एंटिटी है वो अगर मैं देखूं तो कितनी मिनिस्क्यूल पे, बहुत माइन्यूट, अगर वो दिखेगी भी नहीं माइक्रोस्कोप से, ऊपर से अगर स्पेस से अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो मैंने कहा कि यार इतना क्यों लेके चलता हूं अपना मैं। इट्स ओके, लाइफ तो अपना रोल निभाएगी, एज भी आएगी, बॉडी में बायोलॉजिकली चेंजेस भी होंगे। उसके अलावा जो मेरा माइंडसेट है, कम से कम मैंने मेडिटेशन विपश्यना के बाद ही अपने आप को सीख पाया। फिर मैंने बहुत स्टडीज भी करना स्टार्ट किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया इसमें। जब कोविड, पोस्ट कोविड तो और ज्यादा लोगों की परेशानियां देखी, मतलब उस मिड लाइफ में ही लोगों के रिश्ते भी टूटते देखे। ये खबरें पोस्ट कोविड में ज्यादा आई। ये मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि लोग जो शुरुआत में अच्छे कपल्स कहलाते थे, फाइनेंशियली वेल ऑफ थे दोनों, इवन जो फैमिलीज जिनको मैं जानता हूँ हर तीसरे घर में या मेरे रिश्तेदारों में ये ऐसा हो रहा था, फ्रेंड्स में हो रहा था। मैंने कहा कि मेरी शादी को इस अब तो 18 साल हो गए हैं तो मेरी वाइफ से कह रहा था कि अपने 18 साल हो चुके हैं, देखो अभी। मैंने कहा अभी भी तुम्हें लगता है कि अपन और आगे चलेंगे? तो वो कहने लगे कि भाई अब इतना झेला है तो और झेल लो। मैंने कहा मुझे भी ये पूछना चाहिए मेरे हस्बैंड से, हमारी 20th एनिवर्सरी है। ओह, अरे सो नाइस, कांग्रेट्स। थैंक यू। उन्होंने, मेरी वाइफ मेरे लिए हमेशा कोई ना कोई मोटिवेशन वहीं से आती है, क्रिटिसिज्म वहीं से आता है। तो मतलब वो फिल्टर्ड नहीं होता कुछ भी, वो जैसा है वैसा है। उसमें उनको ये नहीं है डर कि मेरे को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो ये सोचें कि मेरे को क्या करना है, ये मेरे हस्बैंड है तो उसको बुरा तो नहीं लगेगा। नो, आई थिंक यही डेप्थ है ना ट्रस्ट की। हाँ, ये सारी चीजें मेरे जॉब के बाद से स्टार्ट हुई। मतलब जॉब जो वेल एस्टेब्लिश्ड जॉब था, वो ट्रांजिशन वहां से, टर्निंग पॉइंट्स वहां से आए पूरी लाइफ। पहले बिटर था, बुरा लगता था कि यार अच्छी खासी जॉब थी और अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, कम में कम पैसा, ये सारी चीजें। धीरे धीरे मैंने कहा यार लोग बाग बहुत हैं जो ये ऐसी चीजें से ज्यादा खुश भी हैं। मेरे एक रिश्ते में दादाजी लगते थे, अब नहीं है। उनकी एक बहुत अच्छी बात थी, वो पूरे जीवन भर उन्होंने बहुत ही चैलेंजेस लाइफ रही उनकी, फाइनेंशियली भी। हम देखते थे उनके पास, तो वो गांव में रहते थे, हम भी उस वक्त। तो बिल्कुल जो सुदामा होते हैं ना उस तरह से थे। उनको कभी मैंने रोते नहीं देखा। अच्छा। हाँ, वो मतलब बहुत ही खुश रहते थे। और पूरी रामचरितमानस उन्हें याद थी, और वो हमेशा ही कोई भी उदाहरण देते थे तो उसी को कि लाला ये है। मतलब हम ब्रिज के, हमारा ब्रिज का डायलेक्ट है, तो लाला ऐसा है कि लाला कभी भी ना जो मिल रहा है वहां में खुश रहना चाहिए। मतलब दिस इज काइंड ऑफ माइंडसेट ही इज। मैं उनको देखता तो इनके पास खाने को उतना खाना नहीं है जितना मेरे पास है, इनके पास पहनने को उतने कपड़े नहीं है, तो मैं कितना ग्रेटफुल हूँ। और ये अभी भी भगवान को इतना मानते हैं, इनको खुश रहते हैं, मुस्कुरा के बोलते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मतलब मैं थोड़ा ईश्वरवादी हूँ। देखिए कोई मेरे से रिलेट करे ना करे, पर मेरे को बहुत ज्यादा उससे अटैचमेंट है। कुछ भी कह सकते हैं, किसी को लॉजिकल भी लग सकती है, पर फंडामेंटली इट इज विद इन मी। आई थिंक लॉजिक के बियॉन्ड ही हमारा फेथ होता है। हाँ, ठीक है, लॉजिकली आप कितना भी समझा लो, एक पॉइंट के बाद आपको वो लॉजिक छोड़कर वो भरोसा, वो ट्रस्ट, वो डीप लव आप तभी एक्सपीरियंस करोगे। मैं तो कम्प्लीटली यही मानती हूँ। मैं खुद भी बचपन से ही, मुझे हमेशा से बहुत ईश्वर प्रेम रहा है। इनफैक्ट मेरा बेटा वो उल्टी तरह से वो एथियस्ट है इन अ वे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ वो इतना अलग अलग रिलीजन्स को स्टडी करता है, वो भी कुछ अपनी डेस्टिनी लेकर आया है वो बच्चा। वो इतने सारे रिलीजन्स के बारे में मुझे उससे पता चला है, उनमें अच्छा भी, उनमें कैसे चीज़ें करप्ट हुई वो भी। तो शायद अभी वो एक मेटामॉर्फोसिस वाले कैटरपिलर है, एक दिन बटरफ्लाई बनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उससे मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस मिले उससे, कि मैं जो चीज़ें लेकर बैठी हूँ कि उनको मैं भी क्या लॉजिक से समझ रही हूँ
मेरा ट्रस्ट किस चीज़ पर बेस है। ट्रस्ट का बेस भी ट्रूथ जो होता है उस पर हो तो इट इज़ वैलिडेटेड, नहीं तो कहीं कभी कभी हमारा बिलीफ सिस्टम कहाँ से आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। इट कैन नॉट बी इन अ वेरी गुड प्लेस, बट शायद मुझे उससे वो सीखने को मिला दैट आई चेक्ड माई बिलीव्स। सो मैं तो मानती हूँ कि हर जगह लॉजिक नहीं काम करता है। देर आर सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड जो लॉजिक को हरा कर आगे बढ़ती हैं, और ये जो शक्ति है इसके पावर में कोई लिमिटेशन नहीं है। बस वो हमसे वही चाहती है ना, हमारा बिलीफ चाहती है। बिल्कुल, विश्वास एक ऐसी चीज है जिसको कोई परिभाषा नहीं चाहिए या उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि आप ट्रस्ट क्यों करते हैं। तो मतलब ये मिड लाइफ ट्रांजिशन जो आपने पूछा कि ट्रिगर हुआ, तो इसके चलते हुआ था, मतलब ट्रिगर्ड इन 2014-15 और मैं तब नहीं जानता था इसको। What I realized that as we grow older, it becomes more about connection rather than competition. कि आपके लिए इस मिड लाइफ ट्रांजिशन में बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं, फॉल इन होती हैं, कि आपके बूढ़े होते माँ बाप, आपके बड़े होते बच्चे, तो आप एक केयर गिवर होते हैं। कोई बोले ना बोले बट उसका ध्यान वहां पे जाता है। वो थोड़ा सा वो आपको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। और उस वक्त कुछ लोग जो इस मिड लाइफ में ये सोचते हैं कि यार मैं एटीएम की मशीन बन गया, या फिर मैं सिर्फ पैसे देने के लिए, या मैं केयर के, मेरी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं। मतलब वो आइडेंटिटी टाइप चीजें लोगों के दिमाग में आने लगती हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो अच्छे खासे आईटी की कंपनी चलाते हैं और उनको ये प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब सीनियर फेलो हैं, तो उनकी भी यही सेम प्रॉब्लम थी कि भाई उनको लगने लगा था कि मेरे से जो जूनियर्स हैं या मेरी कंपनी में जो जूनियर्स हैं मेरे से ज्यादा वो अपग्रेडेड हैं नॉलेज के मामले में। तो मैं तो इतना था नहीं, और मैंने क्या अचीव किया, मैंने कि आपने जो अचीव किया ना, आपने इतनी बड़ी टीम बनाई, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, उनको देखिए, आपकी वजह से अब इसमें आप प्रोजेक्ट ला पा रहे हैं। एक पॉइंट पे आपको इनको गाइड करना है, आप हमेशा तो एग्जीक्यूशन में नहीं रह सकते। बिल्कुल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक वक्त रॉकेट साइंटिस्ट थे, पर देश के राष्ट्रपति भी बने, तो वो उस वक्त ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को तो अभी और डेवलपमेंट करना है, ये करना है। वो एज अ मेंटोर रहे। फिर ये हर फेज में, हर फील्ड में है। आप क्रिकेट में देख लीजिए, धोनी अब रिटायर हो चुके हैं अपनी एक्टिव वनडे की उससे, तो अगर वो नहीं जाएंगे तो आगे नीचे वाले कैसे। और फिर वो जरूरत भी होती है हर प्रोफेशन, हर जीवन के हर जगह में। भाई मैं भी पेरेंट हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने मेरा ध्यान रखा, अब उनको भी जरूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं देखिए, दिमाग पर वो सारी चीजें थोड़ा बहुत तो बोझ डालती हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ चीजें अनरियलाइज्ड गोल्स होते हैं आपके पर्सनल, इस वक्त जो आपके ध्यान में आते हैं कि वो मैं ऐसा करता तो अच्छा था। जैसे मेरा अभी भी है कि मेरी मिठाई की दुकान होनी चाहिए थी। अच्छा। मिठाई की दुकान मतलब पता नहीं, मेरे को ऐसा बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, मेरे को मिठाई वाला बनना। अब वो अनरियलाइज्ड गोल है, तो क्या करते हैं कि लोग बाग कुछ तो ये सोचते हैं अरे छोड़ो सब, मैंने देखा है ये इस वक्त जो अच्छे वेल ऑफ हैं वो या तो कोई बड़ी गाड़ी लेंगे दिखाने के लिए कि नहीं यार मैं अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ, मैं या कोई बड़ी मोटरसाइकिल ले ली, थोड़ा सा ग्रुप बना लिया और वीकेंड्स पे राइड करने चले गए, बट वो ज्यादा देर चलता नहीं है। मतलब कुछ भी करेंगे वो ट्रांजिएंट रहेगा, टेम्परेरी रहेगा। तो बजाय इसके, मैं जितना समझ में आया, मैंने लोगों को कहा जो मेरे पास आए इस प्रॉब्लम को लेके, मिड लाइफ ट्रांजिशन कह लें, जो एक पॉजिटिव वर्ड है रादर देन मिड लाइफ क्राइसिस। मैंने कहा कि देखिए, आपने फैमिली के साथ कितना टाइम बिताया अपने एक्टिव करियर, जब आप टॉप पे चढ़े जा रहे थे, कि यार बहुत, मतलब वीकेंड्स में हो गया तो हो गया, बाकी वीकेंड्स में भी काम ही रहता। तो फिर आपने बड़े होते हुए ही नहीं देखा ढंग से अपने बच्चों को। यस। अगर आपके बच्चे टीन एज हैं तो उस वक्त का आपने वो
टाइम नहीं, पर अब तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अब उनको आगे रखें, उनको आगे बढ़ाएं, उनके साथ, अपनी स्पाउस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मिड लाइफ ये वाली ट्रांजिशन से पहले ना आप भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते ट्रू। एक वो अचीवमेंट वाले गोल्स होते हैं ना, तो आपको वो माइलस्टोन्स क्रॉस करने होते हैं, आपको एक पर्टिकुलर वेल्थ बनाना है, अपना घर बनाना है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करनी है। एंड इवन हेल्थ को लेकर भी, जैसे जो एक्टिव होते हैं उनके वो भी रहते हैं कि हाँ हमको मे बी उसमें भी ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। बट आई थिंक एक ठहराव, आई वुड कॉल इट, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव वर्ड, कि एक एज के बाद ना आपको रियलाइज़ होता है मैं भाग भाग के भी, इट्स लाइक बीइंग ऑन द ट्रेडमिल, कि मैं वहीं खड़ा हूँ, अचीव तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अगर मैं देखता हूँ खुद को तो मैं आज भी वहीं हूँ डिस्पाइट ऑल द अचीवमेंट्स। तो इससे आई थिंक वो ठहराव खुद के अंदर से हम क्वेश्चन करने लगते हैं, और किस चीज़ से हमको मिल सकता है वो ठहराव, वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बैंग ऑन। बात करें अगर, मतलब मैं शुरू से थोड़ा फंडामेंटली या स्टेप बाय स्टेप इसको लूँ, इस मिड लाइफ वाली ट्रांजिशन को, तो पहला तो ये एक पीरियड होता है जिसमें इंटेंस होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इंटेंस होता है, इमोशनल टर्मोइल भी होता है इसमें। और टिपिकली जो माने अगर जितनी स्टडीज हुई हैं 40 to 60 ईयर्स के बीच में होता है। इट्स नॉट अ मेंटल इलनेस, a transitional phase, as you very well mentioned, and it is a chance to reevaluate life's path. ये पहले भी रहा होगा, इसकी कोई कंक्लूसिव स्टडीज कभी नहीं हो पाई इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, क्योंकि हर ने इसको इग्नोर ही किया है कि ठीक है ये तो हर की लाइफ में होता है यार, ये इतना बड़ा मैटर नहीं है डिस्कस करने का। ये चीजें मेंटल वेलबींग, और हमारे चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो चाहे हमारा ईस्टर्न वर्ल्ड हो, सभी जगह इसको ना थोड़ा कमजोरी की तरह माना जाता है अगर मेंटल वेलबींग की बात करते हैं तो। तो ये भी उसका एक हिस्सा है, हर कोई अपने चैलेंजेस से गुजर रहा है। दूसरे की नजर में तो ये लगता है ना कि यार क्या प्रॉब्लम क्या है इस बंदे को, तो अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छी खासी गाड़ी है, फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, घर है, पर उसके अंदर वो चल रहा होता है, चाहे वो इससे वेल्थ का कोई रिलेशन नहीं है, पर उसको लगने लगता है। ये एक साइकोलॉजी में ही है। तो अगर हिस्ट्री में जाएं, इतिहास में जाएं, तो ये जो वर्ड है मिड लाइफ एंड क्राइसिस, तो इसका एक साइकोएनालिस्ट थे कनाडा के, एलियट जैक्स, उन्होंने इसको कॉइन किया था 1960s में। और ये उन्होंने जो इवेल्युएट किया था कि भाई ये बायोलॉजिकली जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आता ही आता है। आप जैसे जैसे एज बढ़ेगी इंसान की तो ये आएगा। अब आज के जमाने में थोड़ा सा इसको माना गया है कि भाई ये एक कॉम्प्लेक्स है, एक इंटरप्ले है साइकोलॉजिकल, सोशल एंड पर्सनल फैक्टर्स का। राइट। जैसे कि सिम्टम्स भी बात करें, एक अच्छा खासा हैप्पी पर्सन, एक सक्सेसफुल करियर है उसका, सडनली फील्स अ डीप डिससैटिस्फैक्शन, जैसे मेरे साथ हुआ, इसका मैं लाइव एग्जांपल हूँ। राइट। उसमें क्या होता है कि एंजाइटी फील होती है, दे माइट एक्सपीरियंस एंजाइटी, वो क्वेश्चन करने लगते हैं कि अपनी करियर चॉइसेस के बारे में, कि मैंने सही किया, मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ और करना चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली जो उनके फॉरगॉटन ड्रीम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेरा मिठाई की दुकान खोलने का ड्रीम, उसके बारे में वो सोचने लगते हैं यार मेरे को ऐसा कुछ करना चाहिए। अब मैं फेल हो गया था, खैर मैंने आपको बताया दोबारा। तो अब इसके साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स भी आ जाते हैं, आपको काम करने का मन नहीं करता, थोड़ा सा फटीग रहने लगती है, थोड़ा स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसको इसलिए ले रहा हूँ कि भाई थोड़ा ऑडियंस से रिलेट कर पाए, जो इसमें चल रहे हैं वो भी, और जो आगे से इस फेज में आने वाले हैं वो भी। बिल्कुल। और क्यों होता है, कॉजेस क्या है, इसका कोई अभी तक कोई भी कंक्लूसिव स्टडी नहीं हुई है इस पे, पर मेनली जो है कि भाई
रीचिंग मिड लाइफ कैन ट्रिगर रिफ्लेक्शन ऑन मॉर्टेलिटी। तो लगता है कि अब आधी लाइफ से ज्यादा बीत चुकी है और मैं टाइम बीतता जा रहा है और मैंने अब तक अचीव क्या किया है और मुझे चाहिए क्या आगे। क्योंकि करियर का जो प्लेटो आ जाता है, मतलब वो पहले यूं चढ़ रहे होते हैं अपने 20s 30s में और 40s में आते आते मतलब वो अचीव कर चुके होते हैं वहां पे, या तो टॉप पे पहुंच चुके होते हैं। अब उनको लगता है आगे क्या करना है, आगे तो कुछ है नहीं, या तो वो अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके होते हैं। अब कुछ डिपेंड करता है, कुछ लोग अभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है तो ये मिड लाइफ का ट्रांजिशन उनका स्मूथ हो जाता है, या कुछ जॉब छोड़ के एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। फिर उनको लगने लगता है यार पेरेंट्स, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, एज हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, उनकी केयर करना है, उनके खोने का भी डर रहता है। जैसे मुझे भी कभी कभी लगता है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ कुछ भी चीजों को लेके, बताता नहीं हूँ पर हूँ। तो मेरे को लगता है कि मेरे पापा या मम्मी कल नहीं होंगे, बट दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ है, जानना तो पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम एक वर्ड है, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो बाहर जाएंगे अब, राइट। ऑल्सो एक एज के बाद उन्हें आपकी इतनी वो डिपेंडेंट इतने नहीं रहते। इवन मतलब टीनेज में आते आते वो उनका भी वो ट्रांजिशन शुरू हो जाता है, फ्रॉम अ डिपेंडेंट चाइल्ड टू adolescence एंड देन बिकमिंग एन एडल्ट। तो समहाउ आपको भी ऐसा लगता है कि अच्छा अब उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, सो यू फील वर्थलेस। यस, ट्रू, एग्जैक्टली, ये लगने लगता है। इसमें वल्नरेबल की बात आती है कि उनसे लोग इसमें ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, हालांकि इनएविटेबल है। पर जो लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं खुद के बारे में, हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है इस फेज में। एंड वो लोग जिनको हमेशा जो पुराने रिग्रेट्स को लेट गो नहीं कर पाते इजीली, बहुत मुश्किल होता है इस फेज राइट को क्रॉस करना, उनके लिए बहुत पहाड़ चढ़ना होता है, अपहिल टास्क होती है ये। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल लें, वर्कहॉलिक पर्सन है, वो हमेशा ही क्वेश्चन करता रहे अपने परफेक्शन के बारे में कि भाई मैंने अचीव क्या किया, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट है। वो ये सोचे कि भाई यार ये सामने वाला जो मतलब एक इजी गोइंग पर्सन को देखेगा, वो जो टाइम से आता है, टाइम से अपना काम करके टाइम से घर निकलता है, वो वर्कहॉलिक नहीं है। इसने इतना ये भी कर लेता है, इससे कुछ बॉस, इससे मैनेजमेंट ये भी मजे कर रहा है तो पूरा, और मैं वो उस तरह के लोग भी एक एग्जाम्पल है कि भाई जो अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, यार मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, ये लोग आराम से ये भी कैसे कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जो वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। राइट। और आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, ओब्वियसली अगर आप के माहौल में रहे हैं जिसमें कंक्लूसिव रहा, आपकी राय मांगी गई, आपके टाइम से आपको इंक्लूड किया गया, और जहां पे सप्रेसिव एनवायरनमेंट रहा बचपन का, एडोलेसेंट का, तो बहुत मुश्किल होता है। फिर वो इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एग्जैक्टली और आपको लगता है वो सप्रेशन की वजह से, वो बोलते हैं ना, वो रबर बैंड को आप पीछे खींचो तो वो उतना ही आगे जाएगा। तो आप में एक वो अर्ज आ जाती है, एक जैसे वो एक डैम से रोक रखा हो चीज़ों को, और अचानक से इतना भर गया है वो डैम कि वो उसके वो वॉल टूट जाती है। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, मतलब यू बिकम स्नैपी कई बार, कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसको आप अपने पे अटैक के जैसे ले लेते हैं, जबकि मे बी वैसा इंटेंशन ना हो, या वो नॉर्मली पहले नहीं लेते थे अब करने लगे, और लोगों को लगता है कि इनको क्या हो गया जी। सो दैट इज़ बिकॉज जो वो स्प्रिंग के जैसे ऊपर उछले हैं। आई नो दैट, क्योंकि मेरे साथ भी यही था, और अब जाके थोड़ा सा वो लेवल आउट हुआ है कि क्योंकि मैं एक्सप्रेस बहुत कम करती थी, और फिर जब आप शुरू करो एक्सप्रेस करना तो आपको उसका बैलेंस करना नहीं आता है। एक बार तो आप सब कुछ सिर्फ उल्टी कर रहे हो, आई नो इट साउंड्स बैड, बट आप ले नहीं पाते हो, आप उसको वापस दे देते हो तुरंत। सो दैट हैपन्स। तो विशाल जी, इवन व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, जैसे आपने एंग्जाइटी की बात की, तो इमोशंस इस टाइम पे, जैसे आपके भी जो हाइटेंड इमोशंस कैसे थे, आपको इमोशनल मैनेजमेंट में, बैलेंस में क्या चीज़ ने हेल्प की? राइट।
इमोशनल जो बैलेंस में, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मैं वही चीज सबको बोलता हूँ। स्पेशली देखिए, यहाँ पे कोई मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, पर चूंकि मैं सनातन धर्म से या हिंदू धर्म जो भी आप कह लें उससे आता हूँ, और हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी चीजें इतनी अच्छी हैं कि आप अगर समझना चाहें तो आप बहुत इजीली इन सारे चीजों के उत्तर पा जाते हैं उन चीजों में। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इमोशनल बैलेंस का, वो जब मैं ये मेडिटेशन कर रहा था तो मेरे को बहुत ज्यादा चीज सहायता, हेल्प मिली, बहुत बहुत हेल्प। मैं मना नहीं करूंगा, इससे मना कर नहीं सकता इससे। फिर भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि भाई मेरा दिल डूबा जा रहा है, और मतलब अगर एग्जैक्ट हिंदी में बोलूंगा थोड़ा डिफरेंट होगा, तो मैं कैसे इस मन को कंट्रोल करूं। तो कृष्ण भगवान खुद इसको स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हाँ, कौनते अभ्यासेन तु कौनते, कि भाई कौनते मतलब अर्जुन, कि मन का निग्रह कर पाना बहुत मुश्किल है, मन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, और ये सिर्फ अभ्यास से ही होगा। तो जब शुरुआत में मैं मेडिटेशन करने लगा था तो मन इधर उधर जाता था, वो इन्हीं चीजों में जाता था, एंजाइटी, नहीं यार ऐसा हो रहा होगा, कुछ कल को ऐसा हो जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, खत्म हो गए मेरा रिटायरमेंट फंड्स, हमेशा इसी चीजों पे, बच्चों का क्या होगा। अच्छा, और तो छोड़िए, मैं जिस कमरे में, क्योंकि अकेला होता था वो कमरा, अगर हम विपश्यना में आप जाएंगे कभी तो एक छोटा सा रूम मिलता है, यस यस, तो कभी कभी उसमें लाइट नहीं होती, अंधेरा सा हो जाता है रात को, तो ऐसा लगता था यार कहीं से छिपकली ना गिर पड़े ऊपर। हाँ, हमारे फियर्स सब आ ही जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे वो सारी चीजें ना, इसके चलते वो एंजाइटी धीरे धीरे दूर होने लगी थी, कि नहीं कुछ भी ऐसा नहीं होता। हमारे ज्यादातर फियर्स हमारी जो है वो 90% तो होते ही नहीं, रियलाइज ही नहीं होते हम जो सोचते हैं। ये मेरे को धीरे धीरे समझ में आया। और जो अगर हम इस मोमेंट में रहेंगे तो बेटर कर पाएंगे। अगर मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर टास्क कर रहा हूँ, और मैं किसी और चीज के बारे में सोच रहा हूँ साइमल्टेनियसली, तो वो ना तो मैं उस टास्क को प्रॉपरली कर पाऊंगा, और ना ही मैं जिस चीज के बारे में सोच रहा हूँ उसको ही नहीं कर पाऊंगा। मतलब उसके लिए उसका कोई फायदा नहीं, सोच के तो वो होगा भी नहीं। उसके बाद से मैंने सिर्फ मोमेंट में रहना स्टार्ट किया। मैं कोशिश आज भी करता हूँ, अगर कोई आता है, पहले मेरा मीटिंग्स में ध्यान इधर उधर जाता था, अब अगर कोई मेरे से बात कर रहा होता है तो मैं फोन साइड में रख के फिर उसकी तरफ ही पूरा कि हाँ आई एम लिसनिंग टू यू, तो उसको भी लगता है कि ये प्रॉपरली लिसन करते हैं। मेरे जो कलीग्स हैं या फिर मेरे को जो रिपोर्ट करते हैं ऑफिस में, वो यही कहने लगे कि आपके साथ हमको बात करने में मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम डरेंगे या फिर हमको नहीं करनी चाहिए आपसे बात। आप रिएक्टिव नहीं होते हैं कि तुरंत ये ऐसे कैसे हो गया। तो मैं उस मोमेंट में सिर्फ सुन रहा होता हूँ उसे, कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा है, क्या नहीं है, कहाँ कुछ किया जा सकता है। उसके बाद ही मैं फिर, अगर मेरे को पता नहीं होता, मेरे पास कोई फौरी सॉल्यूशन नहीं होता कि तुरंत मैं उसको सॉल्यूशन दे सकूं, तो मैं उसको बोलता हूँ कल इस पे बात करेंगे, आज के लिए रहने दीजिए, ठीक है। फिर कल तक कोई ना कोई चीज अपने आप वो मैनिफेस्ट हो जाती है कि मेरे को समझ में आ जाता है इसका ये करना है। और मैं पहले जितना डरता था मीटिंग्स में या फिर हर चीज से ही डर लगता था पहले, जबकि मैं टॉप पे था वहां पे तो अच्छा खासा, तो तब पर फिर डर ही लगता था मेरे को। पर अब नहीं बिल्कुल ऐसा लगता कि मैं किसी से कुछ बोल रहा हूँ, अगर उसको मिरर भी दिखा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगेगा कि मेरे को बुरा लग रहा है। पर हाँ, मेरा कहने का तरीका डिफरेंट होता है। मैं एम्पैथी के साथ बोलता हूँ, अंडरस्टैंडिंग के साथ बोलता हूँ कि इसको क्या बोलना है, कब बोलना है, और कौन सी जानकारी इसको होनी चाहिए मैनेजमेंट को। क्योंकि मैनेजमेंट से ज्यादा जब भी बोलते हैं तो लोग बाग यही बोलते हैं कि अच्छा पिक्चर दिखाएं, वो सोशल मीडिया पे ठीक है आप कुछ बता के बोले, पर जब तक आप रियल चैलेंज नहीं बताएंगे, चैलेंज है तो बताइए कि हाँ चैलेंज है, ट्रू, और सॉल्यूशन भी है। इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम है कि लोगों का फियर बहुत है, एंजाइटी इसीलिए है कि अननोन का फियर रहता है।
बहुत ज्यादा। और उस फियर को मैंने ऐसे ही दूर किया कि भाई मैं उन टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर लेता हूँ। अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, अब ये करूंगा। एक वक्त में सारी चीजें नहीं, क्योंकि मेरे लिए मल्टीटास्किंग वो फिजूल चीज है। लोग बाग ये सोचते हैं मल्टीटास्किंग से कि ये बंदा बहुत सारी टास्क कर लेगा, ऐसा नहीं। कोई भी बंदा अपना अगर बेस्ट दे सकता है तो एक चीज पे फोकस होकर ही दे सकता है। एब्सोल्युटली। तो वो एंजाइटी खत्म करता गया कि पैसे की एंजाइटी, मैंने कहा कि अभी ये करते हैं ना, अभी ये सोचने से तो कुछ नहीं होगा कि मेरे पास पैसा है या नहीं है। थोड़ा 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 करते हैं, धीरे 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 करते हैं, बाकी करते हैं उसको रीबिल्ड करते हैं, वो हो जाएगा। मैं सबको यही कहता हूँ कि जो मेरे पास आते हैं कि आप चिंता मत करिए, एवरीथिंग ऑलरेडी फिक्स। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिलोसफिकल लगूंगा लोगों को, ऑडियंस को, कि ऐसा कुछ नहीं होता, यानी ऐसा ही होता है। आप देख लीजिए, जब आप स्कूल में थे तो एंजाइटी थी एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होने की, फिर आप पास हुए ना अल्टीमेटली, फिर आपको अच्छा कॉलेज मिलने की, आप कॉलेज में भी गए, फिर आपको अच्छे फ्रेंड्स मिलने की। तो ये एंजाइटीज नेवर एंडिंग टेम्परेरी होती है, इसलिए तो उस वक्त ही रहती है, नेवर एंडिंग। और वो आज तक भी रहेंगी, कल भी रहेगी। अगर हमें ही कहीं ना कहीं तो स्टॉप लगाना पड़ेगा, भैया अब नहीं, बस यार बहुत हो गया, मेरे को और भी काम है। ट्रू। बस विद इन माई मीन्स मैंने सोच लिया नहीं, ज्यादा ऐसे ड्रीम्स देखो। ड्रीम्स देखना बुरी बात नहीं है, पर उसकी वजह से ना खुद को तकलीफ में मत डालो। मतलब एक प्रैक्टिकल थिंग है कि आप लोग बाग, मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ जिनकी सैलरीज कम है पर वो आईफोन रखते हैं, फिर वो टेंशन में रहते हैं। ये एक थोड़ा डिफरेंट चीज हो गई जो ये मिड लाइफ से रिलेटेड नहीं है, पर मैं सिर्फ एंजाइटी की बात कर रहा हूँ। ऐड तो करता ही है उस चीज को, हमारे डिजायर्स ऐड अप करता है, को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं नीड से। और वो पेशेंस, वो सैक्रिफाइस जो आज के टाइम में कम हो गया है, थोड़ा पहले ज़्यादा था। अगर मैं मुझसे मेरे पहले जनरेशन, मतलब मेरे इन लॉज को देखूं या मेरे पेरेंट्स को देखूं, और उनसे ऊपर मेरे नाना नानी, मेरे दादा दादी जैसे रहते थे, जैसे लेट गो कर सकते थे, वो देखूं, तो नेचुरली मत का जो सैक्रिफाइस लेवल था वो आज नहीं है हम में, और हमारे बच्चों में और भी नहीं है। तो इससे एंग्जाइटी लेवल्स तो इंक्रीज़ होती ही हैं, क्योंकि आप ऐसे डिसीशंस लेते हैं जो आपके डिज़ायर्स एंड वांट्स के बेसिस पर होते हैं रादर देन नीड्स। सो ये सब भले लगे कि हाँ टॉपिक से सेपरेट है, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड तो होता ही है। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। मैं तो अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, स्पिरिचुअलिटी की, जो मैं यूजुअली स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूँ, मंदिर में नहीं जाता ज़्यादा, पर जब भी मैं जाता हूँ या बात होती है मंक से या जो वहाँ पे होते हैं, प्रभु जी, अगर इस्कॉन में जाएं तो उनको हम प्रभु जी से संबोधन करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, देखिए प्रभु जी, मैं तो ज्यादा इन चीजों में पढ़ता नहीं। देखो ठीक है, हर कोई व्यक्ति ना 16 माला नहीं कर सकता जैसा कि आप कहते हैं, पर बिल्कुल मैं इतना जानता हूँ कि मैं इस मूवमेंट में, अगर मैं इस मंदिर में हूँ तो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे हूँ, प्रेजेंट पूरी तरह से मैं यहाँ पे हूँ, अटेंटिवली यहीं पे हूँ, सोल से भी। मैं बाहर नहीं हूँ। अगर मैं कोई बाहर जाके कोई काम करूंगा तो फिर उसमें होऊंगा। ये नहीं है कि मैं यहाँ कुछ और वहां कुछ और मैं कभी भी मेरी वजह से, मैं रीजन नहीं बनना चाहूंगा कि कोई दूसरा मेरी वजह से किसी भी तरह से दुख। ऐसा होता है कि आप लोग बाग, ऑफिस में भी मैं कभी किसी को ऐसा नहीं बोलता कि अगर किसी ने गलत भी कर दिया, मेरे टीम मेंबर ने, या मेरे को लगा कि यार उस पर गुस्सा करना चाहिए, मैं रोक लेता हूँ कि यार इसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा, इसने गलती करी है। और फिर मैं ये भी सोचता हूँ दूसरा कि अगर गलती किया तो काम भी किया है इसने, तभी गलती हुई है। तो उसको फिर मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाता है, मेरा गुस्सा कम हो जाता है, मतलब वो लेवल अपने आप, बस वो रोक लेता हूँ उस वक्त रिएक्टिव होने से। मैं सुन लेता हूँ, जान लेता हूँ, उस वक्त बात नहीं करूंगा और उसके बाद उसको बोल के सॉल्यूशन दे दूंगा, ये ऐसा करना चाहिए था, आगे से आप ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं कि आप गुस्सा नहीं करते हो ज्यादा, इनकी कभी कभी गुस्सा भी देखना मेरा
वो भी करता हूँ, पर ये नहीं है कि इंटेंशनली कोई पर्सनली मैं आप पे कुछ भी ऐसा, क्योंकि मेरे से, अब आप मानेंगे नहीं, कई लोग मेरे को ये आके बताते हैं कि आज तक हमने आपके मुंह से ना, जैसे बाकी लोग बोलते हैं, गाली कभी सुनी नहीं। ये अजीब सी बात लगती है लोगों को मेरी। मैंने कहा कि नहीं है भाई मेरी आदत, मैं कितना ही डिस्ट्रेस में होऊंगा ना तो उसको ऐसे वेंट आउट नहीं करूंगा गाली। हालांकि उसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई वेंट आउट कर रहा है तो अच्छा है, वो दिल हल्का कर ले। हाँ, पर वो रिलीजिंग योर इमोशंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे भी अच्छा हो अगर वो जहर बने ही ना, पहली बात तो। और अगर जहर बन भी रहा है, मतलब जहर ऑफ वेरी हर्टफुल इमोशंस, तो आप उसको अगर रिजॉल्व कर सकें, क्योंकि इमोशनल प्रोसेसिंग होगी, एक बार आपने वेंट भी कर दिया तो भी वो, अगर आपका हैबिट या नेचर है तो जैसे ही वापस से ऐसी कोई सिचुएशन होगी फिर से होगा। इससे बेटर है, जैसे आपने बताया, आप रीजनिंग करते हैं कि उसने क्यों ऐसे बिहेव किया होगा, और आप समझ के उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेते हैं, वो कहीं ज़्यादा हेल्पफुल है। राइट, क्योंकि आई जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आई वांट टू लिव फ्री फ्रॉम चेजिंग एक्सटर्नल अचीवमेंट्स, क्योंकि वो भी टेम्परेरी ही है। एक बार मैं जॉब में नहीं रहूंगा तो मेरे को कल कौन जानेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं है मैं कितना कमा रहा हूँ या किस पोजीशन पे हूँ, वो पोजीशन टेम्परेरी ही है, कल को कोई और को मिलेगी, और उसको लेकर मैं एक बिल्ड कर लूँ, फिर बाद में मैं प्रॉब्लम में आऊंगा ही आऊंगा, मुझे लगेगा ही लगेगा कि मेरी कोई वर्थ नहीं है, अब मेरे को कोई पूछता नहीं है। ऐसा होता है लोगों के साथ जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे, हाँ, कोई जज रहा, कोई पुलिस वाला रहा, और फिर बाद में उनको कोई पूछता नहीं, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो वो इसलिए मैं कहता हूँ आई जस्ट वांट टू लिव फ्री फ्रॉम दीज एक्सटर्नल अचीवमेंट्स। हालांकि लोग इस बात से अभी नहीं कहेंगे कि यार ये सन्यास वाली बात है, नहीं, मैंने की सन्यास वाली नहीं है, आप अच्छे से और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि ऐसा सोचते हुए आप बोल्डली अपने वर्क प्लेस पे भी काम कर सकते हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे ना उसको, तो ऐसे लोग जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको अचीवमेंट हो, उसको की रिकॉग्निशन मिले ना मिले, फ्री माइंड से कर सकते हैं, कम मिलेंगे, वो फ्री माइंड से कर सकते हैं, वो बोल्डली अपने डिसीजंस बता सकते हैं, अपफ्रंट सच है तो सच बताएंगे। उन्होंने ईमानदारी से अपना काम करना पसंद होना चाहिए बस। अगर मैं ऑफिस में हूं तो ऑफिस का काम ईमानदारी से करूं, फैमिली में हूं तो मैं फैमिली के लिए ईमानदार रहूं बस। और ये फैमिली के लिए मैं मिड लाइफ ट्रांजिशन में मुझे वही साथ आप जितना रहेंगे ना, फैमिली के साथ आप जितना वक्त अच्छा से अच्छा गुजारना चाहेंगे, भले ही आप आधा घंटा 1 घंटा दिन का गुजार लें फैमिली के साथ, बट अच्छे से गुजारें, ईमानदारी के साथ गुजार लें, पूरा फोकस होके, फोन वगैरह साथ छोड़ के। कभी शाम को चले गए, चलो आज निकलते हैं, पेरेंट्स को ले गए, नहीं चला, अच्छा ठीक है, उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप बच्चों की मर्जी है, उनको ले गए, कोई नई जगह देख ली, तो आप आराम से मिड लाइफ ट्रांजिशन से बिल्कुल आराम से। और ये इस तरह में आपके जो रिलेशनशिप्स हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और वर्क प्लेस में भी, जैसे आपने अभी बताया, वो सब में एक डेप्थ बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाते हैं, आप सबको वैल्यू करने लगते हैं। मतलब ऐसा आपको लगा कि आपके रिलेशनशिप्स में बहुत डीपन हो गए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, एंड लाइफ मतलब आप चेरिश करने लगते हैं कि ये लोग आपके लाइफ में हैं, आप इनकी लाइफ में हैं, इस बात को आप वैल्यू करने लगते हैं। जी बिल्कुल सही है। वहीं पे आपको वो अंदर से अच्छा लगने लगता है, मतलब एक फील गुड वाला चीज लगती है, फुलफिलमेंट आती है। बाकी चीजों में कभी फुलफिलमेंट आ ही नहीं सकती अगर आप जो बाहर का जो पर्सोना है, एक्सटर्नल पर्सोना है, उसको लेके चलते रहेंगे तो कभी फुलफिलमेंट आएगी ही नहीं, आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, एंग्शियस रहेंगे। तो बजाय अपने सोचने के ना, अपने पे सोचना चाहिए, पर हेल्थ वाइज आप अच्छे रहें, थोड़ा ध्यान रखें अपना, पर सोचने ये है कि वो जो फुलफिलमेंट है ना बाहरी, कि मैं ये खरीद के थोड़ा सा खुश हो जाऊंगा, ये बड़ी गाड़ी ले लेता हूँ या कुछ, अब इस तरह के ये आदमियों के शौक हैं, फीमेल्स के अलग चीजें रहती हैं, वो इस दौर में प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज से गुजर रहे होते हैं, तो उनकी ये मेल को भी सोचना पड़ता है, अगर जो पार्टनर है उसकी कि भाई वो भी इस तरह से गुजर रही है, तो ही शुड बी मोर केयरिंग। बट
दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना होता है, बस सिंपल है। मतलब इट्स अ टू वे स्ट्रीट। आप अगर फैमिली True. में रह रहे हैं तो वो टू वे स्ट्रीट है। बिल्कुल। एक जना सब कुछ लेके नहीं चल सकता, नहीं तो वो टूट जाता है। तो एब्सोल्युटली। जब आप रेलिश करना स्टार्ट करेंगे हर मोमेंट को फैमिली के साथ, वो भी आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे उतना ही। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि फिजिक्स का भी ये रूल है, जैसा ही आप देते हैं। आपके What भी you एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि जैसा आप इस यूनिवर्स को देते हैं वही लौट के आपके पास आता है, बिल्कुल। तो वही चीज है। तो आपको जो चाहिए आपके पहले पॉडकास्ट आपको वो बहुत देना मतलब पड़ेगा। इस बात को रेजोनेट करते हैं। जी। बिल्कुल ये तो है। खास करके हम जैसे इस फेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों मेल्स फीमेल्स दोनों को ही अफेक्ट करता है। लेकिन हमारे कल्चर में मेल्स को ना अपनी मेंटल वेलबींग एड्रेस करने का स्पेस हम नहीं देते हैं। वो रो नहीं सकते हैं। ज़्यादा एम्पैथेटिक हूँ तो कहते हैं कि अरे सॉफ्ट है ये इंसान, रफ एंड टफ होना चाहिए, यू नो इस तरह की। और तकलीफ को शेयर नहीं कर सकते, साइलेंटली बेयर करते रहो। बहुत सारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती है, बोझ होता है। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे कि कैसे इंसान को सोसाइटी या फैमिली या जो एक कंडीशनिंग का दायरा है उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं और क्यों वो ज़रूरी है? एक्चुअली इसमें सिर्फ इतना है कि मैं आपने जैसा कहा कि भाई उनकी इमोशंस को उनको सिखाइए ही जाता है कि अपने मर्द को दर्द नहीं होता, और वो इमोशंस वाली चीजें कि भाई आप रो मत, लड़के हो यार, बचपन से ही वही शेर रोते नहीं है, इस तरह के कई सारे एनेक्डोट्स हैं। वो तो गिने चुने वो बोलते ही रहते हैं। मम्मी भी बोलती हैं कि बेटा तू तू तो लड़का, तू तो शेर बच्चा है मेरा, बाप भी यही बोलते हैं। वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है प्रॉब्लम। वहीं से अगर हम इस बात को जितना जल्दी समझ लें ना कि यार मेरे को भी दर्द होता है, मेरे को भी सैडनेस होता है, मेरे को भी गुस्सा आता है, मेरे को भी खुशी होती है, मेरे को भी डर लगता है, भाई इंसान हूं मैं मेल या फीमेल होने से पहले मैं भी इंसान हूं। अगर ये जल्दी हम समझ लेना, प्रॉब्लम्स नहीं कम हो जाती हैं आगे। राइट। और मैं अगर कहूँ तो मेरे साथ में कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो शेयर करते हैं। मैं उनके साथ खुल के ये बात कह सकता हूँ कि यार मुझे लगता है कि मुझे अब रोना आ रहा है। वो भी समझते हैं कि हाँ यार नहीं ठीक है। वरना ये जो जितने भी अल्कोहलिज्म है या मैन में ज्यादा रहता है, ये कंज्यूमिंग मोर अल्कोहल, स्पेंडिंग मोर टाइम अवे फ्रॉम होम, वर्किंग लॉन्गर आवर्स, मतलब भाई आदमी है, इसको क्या प्रॉब्लम है? फीमेल है तो जल्दी छोड़ दो, पर उसके पास वो प्रेशर से वो विड्रॉ हो जाता है फैमिली और कोपिंग फ्रेंड्स से भी। मैकेनिज्म्स बना लेते हैं क्योंकि आपको कहीं तो वो प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा, तो इस तरह के अनहेल्दी वेज से वो निकालते हैं फिर। और इसी वजह से उनका बिहेवियर ज्यादातर लोगों का जो वो टैग कर दिए जाते हैं, रेकलेस हो जाते हैं, भैया मैन विल बी मैन, वायलेंट हैं, रेकलेस हैं। तो वो सारी चीजें यहीं से ही आती हैं। वो जितना सप्रेस करके वो कभी तो प्रेशर कुकर बन जाता है वो। आइसोलेशन में रहना, अब इंसान जो है, मैमल्स जो हैं जितने भी हैं ग्रेगेरियस हैं, अगर आप देखेंगे तो उनको सोशल सर्कल चाहिए। एब्सोल्युटली। अब आप काम की वजह से आप सिर्फ आदमी हो तो आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, आप आदमी हो तो आपको अपने सोशल जो इवेंट्स हैं फैमिली के वो भी मिस करने पड़ेंगे, अपने बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग भी मिस करनी पड़ रही है। इससे कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, मतलब जो फीलिंग्स है ना उसकी, वो कहता है कि यार क्या करूं, वो गुस्से में निकलता है फिर वायलेंटली या घर पे कि तुम्हें पता भी है मैं इतना काम करता हूँ, वो बहुत सारी चीजें, फिर वो एक बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब कहाँ कहाँ उसका इम्पैक्ट होता है। बट ये समझने की हमें जरूरत है कि ये सारी चीजें ना मैन को जो लेबल कर दिया है ना वो नहीं करना चाहिए। और इसमें पेरेंट्स की गलती मानूंगा मैं, हमारी सोसाइटी का की जो है, मैं कभी भी अपने बच्चों को वो वाली चीज नहीं देना चाहता कि ऐसा जाके बने। मतलब हर व्यक्ति का अपना एक पर्सोना तो है। अब वो आदमी है सिर्फ इसलिए उसको स्ट्रांग होना है, तो स्ट्रांग बनने के लिए कोई रोना और स्ट्रांग होने का
डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दिया है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर आप स्क्रिप्चर्स में भी पढ़ेंगे तो राम भी रोए थे। हाँ। तो जब वो जिनको हम पूछते हैं भगवान थे, उन्होंने, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया। हम उस बात को भूल जाते हैं सही कहा। जब रीच करते हैं बॉयज को कि राम की वो क्वालिटी भी थी। वो अगर बहादुर थे, उन्होंने राक्षसों को मारा था, तो वो रोए भी थे जब लक्ष्मण को तब भी बाण सीता लगा। के विरह में भी रोए थे। सीता के लिए, सीता के विरह में भी रोए थे। तो अब अगर आज का बंदा ऐसे रोए, अरे यार तू तो कमजोर है, हाँ। कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे। अरे जब आप छोड़िए, आप तो इंसान है, आप इतने महान महान आपके पास स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए आपके भगवान तक ने आपको भावनाएं सिखाई हैं, इमोशंस हैं, इसीलिए आप विग्रह को मानते हैं। हम हिंदुओं में विग्रह को पूर्ण साक्षात भगवान ही मानते। कोई ये कहे कि तुम मूर्ति पूजा करते हो या ये इसमें भगवान नहीं है, नहीं, वो विग्रह हम मानते हैं ना। तो वो इमोशंस हैं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को सिर्फ इससे टैग कर देते हैं कि नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है आंसू नहीं आने चाहिए, तो वो गलत है। वो तो फिर अनफेयर हो गया ना। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें माओ को भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी अपने मेल चाइल्ड के लिए, क्योंकि माओ से ही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं मेल चाइल्ड। अगर बिल्कुल वही सिखाती हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मदर्स के साथ रहते हैं ना पापा बच्चे। हाँ, बीइंग अ मेल चाइल्ड, मैं अपनी मम्मी को ज्यादा बोलता था कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। पापा से तो मैं डरता था। तो ये जिम्मेदारी बन जाती है माँ की। पहली जिम्मेदारी तो माँ की, फिर बाकी तो लोग हैं। मेरे और फादर को भी समझना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, पर मैं आगे तो इसको इनहेरिट ना करूं, रोक लूं। ये कोई जीन नहीं है, बट ये सिर्फ एक ट्रेट है। मैं आदत क्या दे रहा हूं आगे। बीमारियां भी आदतों की तरह ही इनहेरिट होती हैं, आदतें भी बीमारियों की तरह इनहेरिट होती हैं। तो मैं हमेशा जो मेरे पास आते हैं या क्लाइंट, मैंने कि आप रोए कब थे लास्ट, कि नहीं वो तो मैंने कि रो लिया करो कभी कभी। मेरे हस्बैंड से मेरे लिए पूछोगे तो बोलेंगे ये तो हर दूसरे दिन रोती है। लेकिन कोई इसको वो बताओ कि इतना भी नहीं रोना होता है कि खुश होती है तो रोती है, अपसेट होती है तो रोती है। मैं बोलती हूँ आई एम अ सेंसिटिव पर्सन। किसी की तकलीफ देख ली तो भी रोना आ गया। पता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने से, मतलब आप इतने इमोशन से आप खुद अगर बह जाओगे तो आप उसमें तो कुछ चेंज नहीं ला रहे हो। लेकिन फिर भी खैर मजाक की बात है। बट शायद आई हैड ऑलवेज बिन, वो जैसे नहीं बोलते हैं राजस्थानियों के लिए, एक मूवी में था ना कि हम अपने आंसू अपने अपनों को भी नहीं दिखाते हैं, अपने आप को भी नहीं दिखाते, समथिंग लाइक दैट। तो शायद ऐसा था, तो खुल के रो लेते हैं। नहीं ठीक है। मतलब आदमियों को मैं सिर्फ ये सलाह देता हूँ, मेल्स को यही सलाह देता हूँ कि बी अवेयर अबाउट द सेंसेशंस इन योर बॉडी एंड इमोशंस जो होते हैं बॉडी में हमेशा कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं। और इमोशंस, जो भी इमोशंस हो, चाहे वो एंगर का हो, ये कुछ भी हो, वो ये आप ही बता रहे थे या मैं पता नहीं कहाँ से रिलेट कर मैंने पढ़ा है इसको कि कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी ऑर्गन को भी डैमेज करते हैं जब वो वेंट आउट नहीं होते इमोशंस। बिल्कुल करते हैं। जैसा इमोशन वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज करता है। हाँ, तो ये सारी चीजें आपने आपको, मतलब डरो मत, हिचकिचाओ मत। मैं ये सभी मेल्स को बोलता हूँ कि भाई टेक द रिस्क ऑफ शोइंग योर vulnerability with people who you feel safe with. Exactly. आपको ट्रस्ट है कि ये बंदा पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, उनको अपना सेल्फ, उसके सामने जो इमोशंस है उसको खुल के। और आपको हेल्प की जरूरत है तो हेल्प लीजिए। बेस्ट फ्रेंड है तो हेल्प लीजिए। ये नहीं है कि मैं हेल्प मांगूंगा तो लोग मेरे को कमजोर समझेंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो यू शुड हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। तो ये आदमियों को ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। उनको सिर्फ ये सोच के कि नहीं आदमी
नहीं भाई, इंसान हो, दर्द होता है, पेन होता है, आई सब थिंक कुछ ये भी बात वैसा आपने ही फील करता हूँ जैसा कोई और फील करता है। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात डिस्कस की, क्योंकि एक मैन के पर्सपेक्टिव से इतनी बात होती नहीं है। विमेन तो हम जानते भी हैं कि आपस में दे आर मोर सोशल, शेयरिंग ज़्यादा इजीली कर सकती हैं ज़्यादातर विमेन, जबकि मैन दे विल शेयर द सेम स्पेस, दे विल शेयर मे बी इंटरेस्ट एंड हॉबीज, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशंस वो ना एक्सप्रेस करते हैं, शेयर भी कम करते हैं एक दूसरे से। प्रॉब्लम्स भी शेयर कर लेंगे लेकिन इमोशंस नहीं शेयर करेंगे। और शेयर करने से मैंने तो यही देखा है कि शेयर करने से भी, जैसे इवन थ्रू टॉकिंग अबाउट योर इमोशंस, आप कई बार रिजॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो थेरेपी। जी। सो थैंक यू। आई होप जितने भी मेन सुन रहे हों वो ज़रूर दे टेक अ पेज फ्रॉम दिस और वो इसको अप्लाई करें। और वो जो नेगेटिविटी सराउंड कर रखी है कि ऐसे इमोशंस नहीं होने चाहिए, शेम गिल्ट क्रिएट करते हैं अराउंड हैविंग सच इमोशंस, बी इट एंगर तो फिर भी कभी कभी ग्लोरीफाई करते हैं, और खासकर मूवीज़ में तो और भी वो एंग्री यंग मैन सदियों से चला आ रहा है। बट उसके अलावा इमोशनल आदमी ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते लोग, और इसलिए वो खुद को भी नहीं एक्सेप्ट होता कि हाउ कैन आई बी सो इमोशनल। वैलिडेशन जो प्रॉब्लम है वो करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब बहुत अच्छा स्पॉट ऑन रहे आप इस वाली चीज पे। तो और मैन के बारे में आपने बात की, इस पे जो कमी कर पाते हैं लोग बाग, कमी करना चाहते हैं, और इवन मैन भी जो सुन रहे होंगे ना, वो भी इसको, कई लोग यही सोचेंगे कि ये ठीक नहीं है। नहीं, उनको वैलिडेशन चाहिए, आदमियों को बहुत ज्यादा वैलिडेशन चाहिए। एक्सटर्नल चाहिए कि सब लोग मतलब मुझे कैसे परसीव कर रहे हैं, जबकि आप खुद अपने आप से क्या रिश्ता है आपका, और उसको डेवलप करना। विशाल जी, इन दी एंड मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपकी जो ये मिड लाइफ ट्रांजिशन में जर्नी रही, उसमें आपको खुद के साथ के रिश्ते के बारे में क्या समझ में आया, एंड ऑल्सो क्या रियलाइजेशन हुआ कि आप क्या हैं और ये डिवाइन पावर क्या है, और आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? तो पहली बात मैं पर्पस से स्टार्ट करता हूँ, दूसरी जी नीचे से ऊपर। पर्पस सिर्फ मेरा है, जो किसी भी बंदे का रहता है, या वो जो भी वर्ल्डली जो भी इतने काम कर रहे हैं, मेरा है सिर्फ खुश रहना। अंत में मैं खुश रहूंगा तो मैं दूसरे वाले की खुशी की कदर भी कर पाऊंगा और उसे खुश भी शायद रख पाऊं। पर जब मैं ही अंदर से खुश नहीं हूं तो मैं नहीं रख पाऊंगा, मैं फेक कहलाऊंगा। दूसरा जो आप कहते हैं कि विद एट द एंड, जो हम अंतिम पड़ाव पे हैं इस पॉडकास्ट के, मेरे लिए आप भले ही कोई भी हैं, मतलब एक चीज है जो मैं, एक रामचरितमानस की चौपाई है जी, वो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। अगर आप वो मान लेंगे, उसको अक्षर से पालन कर लेंगे ना, आप खुद भी खुश रह पाएंगे, दूसरे भी आपसे रेसिप्रोकेट उसी पॉजिटिव मैनर में करेंगे। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर कर पानी। कि मेरे पास जो भी ये सामने है ना, मैं सभी में सीता और राम जी को देखता हूँ, और उन्हीं को मानकर उनके साथ वैसा ही व्यवहार, जैसा अगर आप ये सोच लेंगे कि ये इनमें मेरे सिया और राम है, तो आपका व्यवहार अपने आप चेंज हो चुका होगा, और वो सामने वाला कहीं ना कहीं ये मजबूर हो ही जाएगा कि, और ये फिजिक्स का लॉ भी है, बिल्कुल, इस बंदे से मैं कैसे, इस बंदे को जो हर चीज में एक ही चीज देख रहा है, कोई जज नहीं कर रहा है, वो खुश ही रहेगा। मतलब आप खुश रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, अल्टीमेटली मेरा पर्पस है खुश रहना एट द एंड ऑफ। तो बस यही एक रामचरितमानस की चौपाई है जो मेरे को हमेशा याद रहती है। मैं दूसरे से जब बात कर रहा होता हूँ या उसके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करना होता है, भले ही वो बाद में वो कैसी भी सोच का बंदा हो, वो मेरा प्रारब्ध है या मेरी नियति है, वो रिजल्ट जैसा भी हो, पर मैंने ये महसूस किया है कि अधिकतर समय आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। ट्रू। और चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में, लाइफ विल ऑलवेज गिव शॉक्स, मतलब हमेशा देती रहेगी वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप अगर जब अपनी सोच ही इस तरह की बना लेंगे कि अब मैं आपके साथ कर रहा हूं तो आपको भी वैसा ही सोच रहा हूं, मैं किसी और के साथ भी बात करूंगा तो वैसा ही करूँ, हाँ,
कुछ लोग होंगे जिनके साथ बात करना बहुत अच्छा होगा, मैं हर खुल के बात कर पाऊंगा, पर जाने अनजाने आपके दिमाग में नेगेटिविटी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। इस मिड लाइफ ट्रांजिशन से भी आप आराम से निकल जाएंगे, और ये हमेशा रखना चाहिए दिमाग में। मतलब इतनी खूबसूरत बात इन लाइनों के माध्यम से हमारी बुक्स में लिखी हुई है, पर हमको समझ में आनी चाहिए, बस सिंपल है। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं जैसा बोल रहा हूँ उसका वैसा पालन भी करता हूँ। अगर मैं नहीं बोलता तो मैं पालन भी नहीं करता। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए या कुछ दिखावे के लिए मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, ऐसा हूँ, मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है। कि मेरे बाबा मेरे को परमहंस बोलते थे। मेरे को तब समझ में नहीं आता था ये परमहंस होते क्या। मैंने सिर्फ रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना था, हमारे स्टडी बुक्स में था। फिर बाद में परमहंस मैंने पढ़ा कि अर्थ क्या होता है, कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके लिए अच्छा कर रहा है, कौन उसके लिए बुरा कर रहा है, वो हर परिस्थिति में एक सा व्यवहार करेगा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखेगा, वो परमहंस। अब वो इतना बड़ा वर्ड है कि मैं उसके प के बराबर भी नहीं हूं, पर मैं ऐसा ही चाहता हूं कि लाइफ शुड बी हैप्पी। एक्सपेक्ट तो आप किसी से करें ना, होप जरूर रखें कि हाँ लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपने ऊपर ही विश्वास रखना है, और अपने आप को ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसी और को आप कंट्रोल कर नहीं सकते, किसी और को आप समझा नहीं सकते, पर आप अपने आप को कर सकते हैं। सही बात। ताली भी दो हाथ से बजती है, दूसरा भी तब लड़ेगा जब आप लड़ने के लिए तैयार होंगे। जब आप ही लड़ने के लिए नहीं तैयार है तो नहीं लड़े। बी हैप्पी। और अपनी बुक्स को, अगर जो यहाँ सुन रहे हैं, बुक्स को पढ़ने की आदत डालें, थोड़ा समझें। सही बात है, आपको बहुत सारे जीवन के मायने पता चल जाएंगे। और आपका पॉडकास्ट जरूर सुन लें लोग बात, क्योंकि वो सारे पॉडकास्ट बड़े बहुत ही अच्छे होते हैं। थैंक यू विशाल जी। थैंक यू विशाल जी, ये पूरा सेशन इतना ब्यूटीफुल रहा। आपने अपनी लाइफ हमारे साथ शेयर की, और उसके थ्रू सबको, आपने जैसे इस जर्नी को जिया, उसके थ्रू सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि दे टू कैन ट्रांजिशन। एंड वो बोलते हैं ना, तब के सोना कुंदन बनता है। तो आप कोई चीज़ से गुजरेंगे और उसमें से आप कुछ और बन के निकलते हैं, निखर के निकलते हैं। तो जैसे आप निखर के निकले हैं, होपफुली ऑल आर लिसनर्स, दे ऑल्सो कैन हेल्प देमसेल्व्स एंड बिकम इवन ग्रेटर एज बीइंग्स देन दे ऑलरेडी आर। मेरी यही दुआ है सबके लिए। पेन में जब ब्यूटी दिखने लगती है तो लाइफ का मज़ा ही कुछ और होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस विजडम टू अस। और अब फैब 5 क्वेश्चंस। फैब 5 क्वेश्चंस। जी जी, 5 क्वेश्चंस, एक वर्ड या एक लाइन में आंसर करना है। अच्छा, फर्स्ट, अगर आपसे कहा जाए कि आपको लाइफ का कोई 1 साल वापस से जीने को मिल रहा है, तो आप कौन सा ईयर चूज करेंगे और क्यों? ऐसा कोई भी नहीं है। ओके, मैं अभी, मतलब इसका इंस्टेंट आंसर, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है। अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है? उनके साथ बैठ के बात करना, खूब सारी। इस पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग एक लाइन में। इस पूरे लाइफ की, यस, जो ट्रांजिशनल पीरियड मिड लाइफ, यस। डू नॉट ओवरथिंक। वेरी इंपॉर्टेंट। ये बस 3 वर्ड्स हैं। कोई एक मूवी बताइए जो हर किसी को देखनी चाहिए। शिंडलर्स लिस्ट। यस, वेरी नाइस मूवी। आज रात सपने में आपको राधा रानी दर्शन देने वाली है, आप उनसे क्या कहेंगे? ये मेरा फेवरेट। इसलिए मैंने लास्ट में रखा। मैं उनसे यही कहूंगा कि हमेशा मेरे मतलब जहन में ना आपका नाम चलता रहे, बस इतनी कृपा कर देना। वो कृपा है ही, आप मान ही लीजिए, वो है कृपा। नहीं, राधा रानी का जहां नाम आ जाता है, मेरे आंखों में कुछ अपने आप
थोड़े सी गीली हो जाती है मेरी नम हो जाती। यही प्रेम जो है, यही तो सब हर चीज पार करने में मदद करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, मतलब मेरा हृदय बिल्कुल एकदम वो हो गया उससे, मैं बता नहीं सकता उसकी फीलिंग। जब मैं राधा जी का नाम सुन लेता हूँ ना, तो मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग होती है ये। क्योंकि हम सब ही तो वो राधा हैं। बस बिल्कुल हम अपने आप को मानते नहीं, हम अपने आप को उस तरह से देखते नहीं, इसीलिए हम राधा स्वरूप में आते नहीं हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए कृष्ण तो हम सबसे प्रेम करता है, लेकिन हम राधा स्वरूप हो जाएं तो तभी बिल्कुल मिलन होगा। हाँ, बहुत बहुत ही निर्मल और बहुत ही ये इतनी आप मतलब चित्त को एकदम से मैं दूसरे ही उसमें ले जाता है ये। मतलब आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है, शब्द क्योंकि आपसे बेहतर मैं शब्द नहीं बोल सकता। नहीं पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सही, बहुत सही मोनल जी आपने। और ये लास्ट वाला कह के ना मेरा मेरा आज का दिन बन गया मतलब। ओके विशाल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनल जी, थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं, उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है, जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है। लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो, उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें, तो करते रहिए मुलाकातें।